नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। शुरुआत कर रहे हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के साबरकांठा में बोले पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भगवान राम और भगवान शिव पर खतरनाक बयान दिया। कांग्रेस राम और शिव भक्तों को लड़ाना चाहती है। गुजरात के आणंद में बोले पीएम, कांग्रेस सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। हम आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। जिनके हाथ में बम गोला था, आज उनके हाथ में भीख का कटोरा है। वोट जिहाद पर बोले पीएम, इंडिया गठबंधन ने लोगों को वोट जिहाद के लिए कहा। हमें संविधान के लिए जीना और संविधान के लिए मरना है। पीएम मोदी ने टीवी 9 को दिया इंटरव्यू। 5 संपादकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज रात 8 बजे देखिए प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स। राहुल गांधी का बयान, मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। टीवी 9 से बोले फवाद चौधरी, मोदी को रोकना जरूरी है। बीजेपी सरकार को सत्ता में नहीं आना चाहिए। लोगों को राहुल गांधी को वोट देना चाहिए। राहुल पाकिस्तान से शांति की बात करते हैं। फवाद चौधरी के बयान पर बोले प्रहलाद जोशी, भले ही कांग्रेस को देश में समर्थन मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस को जिन्ना और पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों पर बोले जयराम रमेश, मुझे उम्मीद है आज शाम तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। सीईसी ने सारी जिम्मेदारी खड़गे जी को सौंपी। अमेठी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा, कहा कल ही अमेठी रायबरेली से नामांकन होगा। लखनऊ में बोले सीएम योगी, भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना कांग्रेस का स्वभाव बन गया है। आज महाराष्ट्र की कल्याण सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का नामांकन के समय मौजूद एकनाथ शिंदे ने कहा, अब की बार 400 पार पक्का है। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर नियमों के खिलाफ नियुक्ति करने का आरोप लगा है। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों को हटाने वाले एलजी के आदेश को स्वाति मालीवाल ने तुगलकी फरमान बताया। कहा, मेरे जीते जी मैं महिला आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। कर्नाटक कांग्रेस विधायक राजू केच की मतदाताओं को धमकी, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपकी बिजली काट देंगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस विधायक राजू काजू को नोटिस भेजा। 30 अप्रैल को चुनाव प्रचार के समय मतदाताओं की बिजली काटने वाला दिया था बयान। टीएमसी के पश्चिम बंगाल महासचिव पद से हटाए जाने के बाद बोले कुणाल घोष, टीएमसी को 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ही स्कूल भर्ती घोटाले की जानकारी थी। संदेश खाली पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई पोर्टल पर जमीन हड़पने की शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स से करेगी मुलाकात। अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले की जांच के लिए तेलंगाना पहुंची दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर टीम। कांग्रेस के 4 पदाधिकारियों को दोबारा नोटिस दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, उन्हें इसकी समय रेखा तुरंत बतानी चाहिए। बिहार की सारण सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी का नामांकन। कहा, बिहार की सभी 40 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। ओडिशा की संबलपुर सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने नामांकन दाखिल किया। कहा, नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे पीएम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर फैसला टला। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 6 मई को फैसला सुनाएगी। मायावती ने फिर बदला आजमगढ़ का कैंडिडेट, अब मशहूद अहमद बने बीएसपी के नए उम्मीदवार। आज 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी के चलते तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर मतदान का समय बदला। अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगी वोटिंग।
आज हाजीपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। चिराग पासवान ने नामांकन से पहले घर में पूजा अर्चना की। और अब वो खबर, वो सूचना जिसका आप सभी को इंतजार है। टीवी 9 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है। राउंड टेबल इंटरव्यू आज रात 8 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स 4 घंटे 56 मिनट बाद ये पूरा दिलचस्प इंटरव्यू आपके सामने होगा। टीवी 9 के इंटरव्यू में पीएम मोदी का बड़ा बयान मुस्लिम आरक्षण पर। क्या वायनाड में सौदा हुआ? वायनाड जिताने के बदले सौदा हुआ क्या? क्या मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सौदा किया गया है? धर्म आधारित आरक्षण संविधान के खिलाफ है। टीवी 9 के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इसमें जो बड़ी बातें आरक्षण को लेकर कही गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो हमने आपके सामने रखी। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या? मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर OBC बना दी। एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% OBC का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए। उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? और कांग्रेस मैनिफेस्टो पर भी इस इंटरव्यू में बात हुई है। टीवी 9 के इंटरव्यू में बोले पीएम, मैंने मुस्लिम लीग से तुलना नहीं की। मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नजर आ रही है। कपड़े जो पहना लें, छिपी हुई मंशा साफ दिखती है। मोदी को डरा बताकर उनको मजा आता है, ये कहा है हमारे इंटरव्यू में पीएम मोदी ने। सुनिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। एक चूंकि बात निकली राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि उनका जो न्याय पत्र है वो देश के विकास का विजन है। उनका ये कहना है कि ये घोषणा पत्र ही है जो देश को आगे ले जा सकता है विकास के रास्ते पर। आपको, चूँकि आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आपको कितना व्यवहारिक लगता है ये घोषणा पत्र? और दूसरा, आपने उनके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से की है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो मुस्लिम वर्ड का यूज़ ही नहीं किया। मैंने तुलना नहीं की है, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। मैंने सीधा सीधा समझाया है कि मुस्लिम लीग की जो सोच है, मुस्लिम लीग की छाप इनके मैनिफेस्टो में है। और आप हर चीज़ में देखिए, जो मुस्लिम लीग की सोच रही है, जो भाषा रही है, वही चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में नज़र आ रही है। वो कपड़े कोई भी पहना ले, लेकिन हिडन एजेंडा साफ दिखता है। उन्होंने बोला है हमारा घोषणा पत्र देख के
मोदी जी बहुत चिंतित है। ऐसा है कि उनको हमेशा ये रहता है कि मोदी डर जाता है, मोदी डरा हुआ है, हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। अब उनको अपने आनंद में जीने दीजिए ना, पर उसमें कुछ विजन जैसी बात लगी आपको घोषणा पत्र उनको में? मजा आना चाहिए, आने दीजिए ना। और विपक्ष की गालियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी 9 के साथ इस इंटरव्यू में टिप्पणी की है। कहा उनकी डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो चुकी हैं। विपक्षी नेताओं को रिसर्च टीम बनानी होगी। मुझे गालियां देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। अमृत की हिफाजत के लिए मुझे विष पीना होगा, यह कहा है पीएम मोदी ने। तो गालियां देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं विपक्षी नेता। विपक्षी नेताओं को रिसर्च टीम बनानी होगी ताकि वो नई गालियां ढूंढ सकें, क्योंकि उनकी डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री जी, अब 2 चरण लगभग खत्म हो चुके हैं पूरे, अब तीसरे चरण में चुनाव जा रहा है, लेकिन नीति और मुद्दों से कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भटक रहा है। आप पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, जैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। हमारे यहाँ संजय राउत है, उन्होंने रावण कहा था औरंगजेब का जन्म आपके गांव के पास हुआ है। कई सारे वीडियो आते हैं जिसमें होता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप इन बयानों को कैसे देखते हैं? मुझे चिंता ये है कि इस डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो। क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूँगा। टीवी 9 ग्रुप के साथ इस इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल में इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा भी उठा। जी हां, संदेश खाली हिंसा पर टीवी 9 से बोले पीएम मोदी। संदेश खाली की घटना जानकर आंसू आ गए। संदेश खाली की पीड़ितों की सरकार ने सुनी नहीं। बंगाल में नारी शक्ति पर नारी का अत्याचार हुआ। बंगाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये कहा है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। वैसे बंगाल में हम लोग देखा जाए तो 50% 50% महिलाओं है वोटर्स के अंदर। और पिछले चुनाव में भी देखे हैं कि देश का महिलाओं ने बीजेपी को बहुत अच्छी खासी सपोर्ट दिया है। तो इस बार बंगाल के लिए स्पेशली ये संदेश खाली का जो भी हम लोगों ने देखा सुना, इसके बाद मोदी का गारंटी क्या है? अब जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा एक सबसे बड़ा गंभीर मसला है। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती है। संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो, तब जाकर के बहुत बड़ी चिंता होती। और सरकार किसी भी हालत में उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। हमने एक बहन बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रहती, रेखा पात्रा जी करके, उनको हमने टिकट दिया है। साहब देखिए कैसे लोग हैं। मैंने रेखा पात्रा जी को टिकट देने के बाद फ़ोन किया कि मैं मिला था पहले उनको। मैंने कहा दीदी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हम एक काम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे,
और लोगों को कहेंगे कि रेखा दीदी के लिए 1 वोट तो देना है, लेकिन 1 रुपया देना है। तो मुझे रेखा जी कह रही है, नहीं नहीं साहब, मैं पैसा नहीं मांगूंगी, मैं पैसे नहीं मांगूंगी, मैं हाथ जोड़ के मांगूंगी कि वोट दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। साहब, जिस बंगाल में ये नारी शक्ति हो, वो बंगाल देश को आगे ले जा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है, उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी और दिखाएगी कि एक नारी सत्ता पर बैठी है और ये जुल्म हो रहा है, दुख उसका है महिलाओं को। कोई एक सरफरा पुरुष बैठा होता और गड़बड़ होती तो महिलाएं कहती ये तो निकम्मा है। कि एक नारी के रहते होता है तो लोग नहीं सहन करते, और उसके कारण पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी दर्द होता है, ये कैसे चल सकता है जी। और उसके कारण बंगाल में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन, मैं बिल्कुल एक समय इंतजार करना है, वो कुछ नहीं है जी, सब बना बनाया पड़ा हुआ है जी। तो बहुत दिलचस्प अंदाज में देश के तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में अपने विचार रखे हैं और हमारे सवालों के दिए हैं जवाब। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू आपके सामने होगा आज रात 8 बजे, यानी अब से बस 4 घंटे 45 मिनट के बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अभी 5 राउंड की वोटिंग बाकी है। इस बीच यूपी की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने यहां से उम्मीदवार अभी तक घोषित किया नहीं है। सवाल यह है कि अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को फिर अमेठी से उतारेगी? रायबरेली से प्रियंका गांधी को क्या कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी? इसी से जुड़ी हमारी बड़ी खबर। रायबरेली अमेठी पर बोले जयराम रमेश, उम्मीद है आज घोषणा हो जाए। संगठन चाहता है राहुल गांधी और प्रियंका चुनाव लड़ें। फैसला अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना है, ये कहा है जयराम रमेश ने। कब चीजें ऑफिशियल हो पाएंगी? मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष जी सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। सर, आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो लोगों की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़ें, अभी उनको तय करना है। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, क्या नजर आ रहा है? पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से भी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते। प्रियंका गांधी ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। कब तक ये धुन छटेगी? देखिए, अभी जो जयराम रमेश कह रहे थे उसमें कोई नई बात तो है नहीं। हर कांग्रेसी यही कह रहा है कि रायबरेली से प्रियंका लड़े और अमेठी से राहुल गांधी लड़े। और वो जो कह रहे हैं कि पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो बीजेपी के भी स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी से जब बात की थी तब उन्होंने कहा था कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चुनाव लड़िए। मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में हर दिन तारीख पर तारीख बदल जा रही है।
जयराम रमेश कह रहे हैं अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उससे पहले तो फैसला होना ही है। रायबरेली से लेकर अमेठी तक बैठकों का दौर जारी है। फैसला सिर्फ राहुल और प्रियंका को करना है और अभी तक किसी को भनक नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक लड़ेगा या फिर दोनों लड़ेंगे। अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। नहीं, इसमें एक नई बात तो ये नजर आ रही है, अब जयराम रमेश ऑफिशियली आकर एक तरह से बाइट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ें, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ें। फैसला दोनों के ऊपर छोड़ा गया है। तो पार्टी ने जो फैसला किया है वो क्या राहुल प्रियंका नहीं मानेंगे? देखिए, पार्टी ने जो फैसला किया, इससे पहले अगर आप देखिए समीर, तो जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तब ये कहा गया था कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर फैसला करेंगे। लोगों ने ये बताया, कांग्रेस के सूत्रों से ये जानकारी मिली कि खड़गे चाहते हैं कि राहुल गांधी हर हाल में चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। तो फैसला तो भाई और बहन को करना है। हर कांग्रेसी यही अपील कर रहा है और भाई और बहन की तरफ से यानी राहुल और प्रियंका की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से तो कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई चुनाव लड़ने को लेकर। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम रमेश की तरफ से कई बातें क्लियर की गई हैं, पार्टी क्या चाहती है ये भी बता दिया गया है। अब फैसला राहुल और प्रियंका को करना है। अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर देखिए बीजेपी ने तंज कस दिया है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, अब तक कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर पाई। अमेठी में राहुल गांधी ने जनता से कोई संपर्क नहीं रखा। अगर जनता नाराज है तब भी उन्हें जाना चाहिए, जनता से आशीर्वाद मांगना चाहिए, ये कहते हुए बीजेपी अब तंज कस रही है। अमेठी में राहुल जी को बहुत सालों से जनता ने आशीर्वाद दिया। 5 साल में जिस प्रकार से एक बार चुनाव हारे, ठीक है, उससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़नी चाहिए। जनता से संपर्क बरकरार रहना चाहिए था अमेठी की जनता से। रायबरेली ने सालों से आशीर्वाद दिया। आई थिंक कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना। कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार है वही कोई लेफ्टिस्ट एडवाइस के मुझे लगता है नेता शिकार है। जनता को चुनाव में हार जीत एक लोक प्रक्रिया का पार्ट, लोकतंत्र का पार्ट है। जनता का आशीर्वाद अगर आपको लेना है, अगर जनता नाराज भी है, दिल खोल के जाना चाहिए, वापस आशीर्वाद मांगना चाहिए था। बट नॉमिनेशन के एक दिन पहले भी असमंजस होना कहीं ना कहीं उनके जो लेफ्टिस्ट सलाहकार है उनकी देन हो सकती है। और इस बीच कांग्रेस पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और पाकिस्तान में पार्टनरशिप है, यह कहा पीएम मोदी ने। कांग्रेस मर रही है, पाकिस्तान तड़प रहा है। पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं। शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान बेताब है। कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है, यह कहा है पीएम मोदी ने। हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है, आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। देश के दुश्मनों को वैसी ही
करप्ट सरकार चाहिए जो 2014 से पहले थी। देश के दुश्मनों को वैसी ही अस्थिर सरकार चाहिए जो 2014 से पहले देश में थी। मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है, और तभी आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। और 2 दिन पहले यूपी के फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम ने वोट जिहाद को लेकर बयान दिया था। मारिया के बयान पर बीजेपी हमलावर तो थी, लेकिन आज पीएम मोदी ने भी वोट जिहाद और मुस्लिम आरक्षण पर इंडिया गठबंधन को घेरा है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली। कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को पहली चुनौती कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। और वहीं गुजरात के साणंद में पीएम मोदी ने कहा कि अब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत आज दुनिया के मसलों को सुलझा रहा है। यूक्रेन में जब दुनिया के लोग फंसे थे तो वहां पाकिस्तानियों ने भी भारतीय तिरंगे का सहारा लिया। आज दुनिया कह रही है, दुनिया के विकास को भारत ही गति दे सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है। दुनिया में झगड़े होते हैं तो भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। अभी आपने देखा होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे, वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से, तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी
तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। कहा कांग्रेस गलत बयानबाजी कर रही है। टीएमसी नेता बोल रहे हैं हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में पाकिस्तानी नेता बोल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो जारी किया जा रहा है। फेक वीडियो जारी कर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये कहा है चंद्रशेखर। इंडी अलायंस के एक एमएलए ने कहा, और मैं अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के बारे में कह रहा हूं आपके सामने, इंडी अलायंस के एक टीएमसी एमएलए कहता है कि हम हिंदुओं को भागीरथ नदी में बहा देंगे। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 2 दिन पहले, हम तो बीजेपी में मानते हैं कि इलेक्शंस एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। 2 दिन पहले कांग्रेस सपा इंडी अलायंस के एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को कैरेक्टराइज करते हैं एज अ जिहाद। आज ही हमको देखने को मिला है कि एक पाकिस्तानी मिनिस्टर एंडोर्स करते हैं कांग्रेस के कमेंट्स पर को। मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको, और फिर एक बैकग्राउंड दिखाता हूं मैं आपको। ये कांग्रेस का कैंपेन के बारे में बता रहा हूं आपको। हम पॉजिटिव नैरेटिव, डेवलपमेंट के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में, और कांग्रेस का ये कैंपेन झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन। और आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने नामांकन किया। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से पर्चा दाखिल किया है। वहीं बिहार के हाजीपुर सीट से एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। बिहार की सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया और मैनपुरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अब आपको ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार के रोड शो की तस्वीरें दिखाते हैं। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान के 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ दिखी। बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकार ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पर फूलों की बारिश की। नामांकन से पहले धर्मेंद्र प्रधान मंदिर में पूजा अर्चना करने भी पहुंचे। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो और दूसरी तरफ उनका नामांकन। धर्मेंद्र प्रधान 2004 के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 में वो देवगढ़ सीट से जीते थे। 15 साल बाद एक बार फिर वो चुनावी मैदान में। मैं संबलपुर की लोकसभा की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार की इस कड़ी धूप में इतने स्नेह दिखाया, इतने आशीर्वाद हमें दिया, हमारी पूरा टीम को दिया। लोगों के मन में राजनीतिक सचेतनता है, लोगों के मन में परिवर्तन की एक प्रतिबद्धता दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट भरोसा लोगों के मन में है, उड़ीसा के लोगों के मन में है। हम इस बार 21 से 21 लोकसभा सीट यहां से जीतेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों को धमकी मामले में बड़ी खबर है। संस्कृति स्कूल में धमकी के 2 मेल आए थे। दोनों ईमेल की टाइमिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। साइबर सेल दोनों मेल की जांच कर रही है। तो ईमेल वाली धमकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के संस्कृति स्कूल में धमकी भरे 2 ईमेल आए थे और दोनों ईमेल का जो वक्त है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहला मेल देखिए, mail.ru से भेजा गया था और दूसरा मेल जीमेल यूजर्स की तरफ से था। दोनों मेल साइबर यूनिट को दे दिया गया है और अब इसकी पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन था। क्योंकि दिल्ली का संस्कृति स्कूल ही नहीं,
दिल्ली एनसीआर के तकरीबन 80 स्कूलों को ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इतनी सारी दिक्कतें हुई। स्कूलों की धमकी को लेकर एक और खुलासा हुआ है। धमकी का आरयू कनेक्शन पहले भी सामने आया। 2022 और 2023 में इसी तरह की धमकी मिली थी। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पहले भी इस तरह की धमकियां 2022 और 2023 में भी स्कूलों को दी गई थी। तो स्कूलों को जो धमकी भरे ईमेल आए हैं उस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही कुछ और अहम जानकारियां हमें मिलेंगी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे, वो जानकारियां देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स, ये बेहद खास, बेहद दिलचस्प इंटरव्यू आपके सामने होगा आज रात 8 बजे। राउंड टेबल इंटरव्यू पीएम मोदी का अब से बस 4 घंटे 26 मिनट के बाद। देखना ना भूलिएगा TV9 भारतवर्ष पर।